वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कंप्रेसर ख़राब क्यों होता है। चाहे वो स्प्लिट एसी हो, विंडो एसी हो, या फिर इन्वर्टर हो, नॉन इन्वर्टर हो, या फिर रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, कंप्रेसर ख़राब क्यों होता है, इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले काफ़ी डिटेल्स में जितना भी वीडियो में बनाता हूँ इतनी बारीकी से मैं समझाता हूँ, ताकि जितने भी नए से नए टेक्नीशियन हैं उनके अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि कंप्रेसर ख़राब क्यों होता है, और कंप्रेसर अगर ख़राब भी हो जाता है तो कौन से रीजन से ख़राब हुआ है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना हो, ताकि दोबारा से कंप्रेसर ख़राब ना हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा आप देखे होंगे, अगर आप फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं तो कभी कभी कंप्रेसर हम इंस्टॉल करते हैं, दूसरा कंप्रेसर लगा देते हैं, तो कभी 15 दिन में, कभी 3 महीने में, कभी 2 महीने में भी कंप्रेसर ख़राब हो जाता है। लेकिन कंप्रेसर अगर दोबारा से इंस्टॉल किया गया है अच्छे से, यानी कि जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से अगर किया गया है, तो कंप्रेसर फिर से 5 साल 10 साल चलेगा। कंप्रेसर ख़राब नहीं होता है जल्दी, जब तक कि उसके ऊपर लोड नहीं पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ता है कंप्रेसर के ऊपर, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कंप्रेसर के साथ में, तब तक कंप्रेसर ख़राब नहीं होता है। ये समझ लीजिए। तो कंप्रेसर ख़राब क्यों होते हैं, इसका क्या क्या रीज़न होता है। कंप्रेसर ख़राब होने के रीज़न, पहला तो कभी कभी आपने देखा होगा कि टर्मिनल जल जाता है, कंप्रेसर के ऊपर का टर्मिनल ब्लास्ट हो जाता है, जल जाता है। इसका क्या रीज़न होता है, मैं रीज़न भी बताऊंगा, उसके साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा। देखिए, इसका ये रीज़न होता है कि कभी कभी जब हम थिम्बल को लगाते हैं तीनों टर्मिनल पे, तो थिम्बल लूज होता है। कभी भी ध्यान रखें कि जब भी टर्मिनल पर के ऊपर थिम्बल हम लगाएं, तीनों सप्लाई दें, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, और अगर हमारा इन्वर्टर एसी है तो UVW का जो टर्मिनल हम लगाते हैं, तो वहाँ पर एकदम बिल्कुल टाइट होना चाहिए टर्मिनल, बिल्कुल ढीला नहीं होना चाहिए। लगाने के बाद ऐसे ऐसे उठा करके देख लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ढीला है, ढीला नहीं होना चाहिए। अगर ढीला है तो वहाँ पर क्या होता है कि जब कंप्रेसर को सप्लाई मिलती है तो वहाँ पर तड़ाक करके वहाँ पर चिंगारी जैसा निकलता है, स्पार्किंग होता है, और वो स्टार्ट तो हो जाता है लेकिन स्पार्किंग होता है वहाँ पर। अब देखिए, वही एक छोटा सा एक बार स्पार्किंग हुआ, अब देखिए दिन भर में पूरे दिन में और रात मिलाकर के कितनी बार कंप्रेसर स्टार्ट होता है और कितनी बार बंद होता है ना। तो जितनी बार स्टार्ट होगा उतनी बार स्पार्किंग होगा। तो ये स्पार्किंग कंप्रेसर के लिए डेंजरस होता है, कंप्रेसर के टर्मिनल के लिए। जितनी बार स्पार्किंग होगा, धीरे धीरे करके, जैसे हो ना, धीरे धीरे करके स्पार्किंग होते 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 कुछ समय ऐसा आता है कि कंप्रेसर का टर्मिनल ही जल जाता है। क्योंकि स्पार्किंग हो रहा है, अंदर कोई जा तो नहीं रहा है ना देखने कि कितना स्पार्किंग हो रहा है, और उसे सही कर दें। जब तक कि एसी को बाहर नहीं निकालेंगे, कंप्रेसर को खोलेंगे नहीं, टर्मिनल नहीं खोलेंगे, तब तक कैसे देख पाएंगे। तो वहाँ पर धीरे धीरे करके, इसलिए कोई देखता नहीं है अंदर कंप्रेसर चल रहा है, कूलिंग हो रहा है, एम्पियर कितना ले रहा है, इससे मतलब नहीं होता है यूजर को सिर्फ कूलिंग हो रहा है बस। और कंप्रेसर से कोई ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा है, कोई आउटडोर से इंडोर से कोई साउंड नहीं आ रहा है, और एम्पियर कितना ले रहा है, बिजली कितना खर्च हो रहा है, ये यूजर से मतलब नहीं होता, उतना नहीं देख पाते हैं। तो वहाँ पर स्पार्किंग होते होते क्या होता है ना, एम्पियर ज़्यादा लेता है तो लूज होने की वजह से स्पार्किंग होता है। तो लूज कभी भी थिम्बल ना लगाएं। ये हो गया कंप्रेसर का टर्मिनल जलना। कभी कभी होता है कंप्रेसर का टर्मिनल के अंदर जो वाइंडिंग होता है वो कभी कभी जल जाता है, छोड़ देता है। उसका क्या रीज़न होता है, उसका भी रीज़न ये होता है, ऑयलिंग का, चोकिंग का रीज़न होता है। कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है, उसकी वजह से भी हो रहा है। कंप्रेसर हीटअप अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको कैपेसिटर चेक करना है, कैपेसिटर सही है कि कमज़ोर है। करंट कितना है आपके घर में, जो एसी को करंट जा रहा है वो कितना वोल्टेज है। मिनिमम उसमें 220 वोल्ट से ऊपर ही होना चाहिए और 250 से नीचे होना चाहिए वोल्टेज, तो आपका एसी सही से चलेगा। उसके बाद आपको चेक करना है कि कैपेसिटर हो गया, उसके बाद वोल्टेज हो गया, फिर आपको कैपिलरी चेक करनी है। कैपिलरी तो आप ऐसे चेक नहीं कर पाएंगे, कैपिलरी के लिए आपको क्लेमीटर लगा करके चेक करना होगा। एम्पियर अगर ज़्यादा ले रहा है तो कैपेसिटर चेक करें। फ़ैन मोटर, आउटडोर का, इंडोर का, अगर विंडो एसी है तो फ़ैन मोटर है, उसकी स्पीड कम तो नहीं है, जाम तो नहीं है बेयरिंग, ये चेक कर लें। इंडोर का, आउटडोर का फ़ैन मोटर, उसके बाद सब कुछ सही है, फिर भी कंप्रेसर ओवरहीट होकर ट्रिप हो रहा है
तो सिंपल सा आपको कैपिलरी निकाल देना है। कैपिलरी निकाल करके उसे अच्छे से फ्लश करना है, उसमें ऑयलिंग होता है, फ्लश करना है। उसके बाद वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करना है। ये हो गया कि अगर टर्मिनल अंदर से टूट जाता है, कभी कभी ऐसा कंप्रेसर ख़राब हो जाता है कि कंप्रेसर स्टार्ट होते ही कर्र करके साउंड आता है, कर्र करके साउंड आता है और स्टार्ट नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि कंप्रेसर स्टक हो चुका है, जाम हो चुका है। अब ये जाम क्यों हुआ? क्योंकि कंप्रेसर के ऊपर ओवरलोड होने की वजह से, यानी कि कंप्रेसर जो धक्का मारता है ना डिस्चार्ज लाइन में से, रेफ्रिजरेंट को धक्का मारता है, वो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से कूलिंग कॉइल में जाता है, वो वापस फिर मोटे पाइप के रास्ते से कंप्रेसर में आ जाता है। लेकिन जो धक्का मार रहा है ना, आगे कहीं रुकावट है। अब रेफ्रिजरेंट के रास्ते में कहीं अगर रुकावट है तो रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। अगर उस वीडियो को एक बार आप देख लेंगे ना तो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे कि रेफ्रिजरेंट रन कैसे करता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल में उस वीडियो को मैं बना रखा हूँ, उस वीडियो को देख लीजिए। तो रेफ्रिजरेंट के रास्ते में रुकावट है। अब रुकावट कहाँ पे होता है? एक तो होता है कि कैपिलरी ट्यूब और एक होता है ड्रायर फिल्टर। ड्रायर फिल्टर में ही रुकावट होता है, क्योंकि ना ड्रायर फिल्टर जब कंडेंसर से आउटपुट निकलता है तो ड्रायर फिल्टर में एक जाली लगी होती है, फिल्टर लगा होता है, उसमें जाली लगी होती है। वहाँ पर रेफ्रिजरेंट को फ़िल्टर करता है, कचरे को और ज़्यादा ऑयलिंग को अंदर नहीं जाने देता है कूलिंग कॉइल में, कैपिलरी में नहीं जाने देता है। क्यों? क्योंकि कैपिलरी पतली सी होती है, उसमें सिर्फ रेफ्रिजरेंट स्प्रे करके जाता है। तो अगर वहाँ पर क्या हो गया कि उसमें अगर रुकावट है, कहीं कचरा फंसा है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग चढ़ गया है सिस्टम में, तो भी उसकी वजह से कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता है। और कंप्रेसर कितना धक्का मारेगा, जितना दम है उतना धक्का मारेगा। उसके बाद उसमें से जो है ना, उसका जो उसमें जो स्पेयर पार्ट लगे होते हैं उसमें से टूट जाता है स्पेयर पार्ट। धक्का मारते मारते कितना मारेगा और टूट जाता है। टूटने की वजह से क्या होता है कि कंप्रेसर स्टक हो जाता है। तो अगर कर्र करके साउंड आ रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सिंपल सा समझ जाइए कि आपके एसी में चोकिंग है। आपको कंप्रेसर निकालना है, कंडेंसर को अलग, कूलिंग कॉइल को अलग अलग करके दोनों को फ्लश करना है। फ्लश करने के बाद उसे फिर से वापस से वैक्यूम करके गैस चार्जिंग करना है। ये तरीका होता है। अगर आपका कंप्रेसर ख़राब होता है तो आप पहचान पाएंगे कि कौन से रीज़न से कंप्रेसर हमारा ख़राब हुआ है। चाहे जो भी एसी हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर इन्वर्टर एसी हो, नॉन इन्वर्टर एसी हो, विंडो एसी हो या फिर डक्टेबल एसी हो, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। अगर ऐसा कंप्रेसर ख़राब होता है तो सब में एक जैसे ही प्रॉब्लम आते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेंट रन करने का तरीका जो होता है सबका सेम होता है। चाहे वो HVAC हो या फिर मिनी एयर कंडीशनर हो, विंडो हो, नॉन इन्वर्टर हो, इन्वर्टर हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, डिफ्रीजर हो, सारे सिस्टम एक जैसे ही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।